उसे कहते हैं वह वर्णमाला, वह मूल ध्वनि है जिसका खंड नहीं किया जा सकता। वर्णों या ध्वनि के क्रमबद्ध जो समूह बनता है उसे वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं, जबकि देवनागरी में टोटल 52 वर्ण होते हैं। तो अपन लोग देवनागरी लिपि को पढ़ते, तो इसलिए देवनागरी लिपि वर्णमाला को में कुल 52 वर्ण होते हैं। इसलिए अपन लोग वर्णमाला वह मूल ध्वनि है जिसका खंड नहीं कर सकते। वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण को दो भागों में बांटा, हिंदी वर्णमाला और देवनागरी वर्णमाला। जब इसको अपन छोड़ देते हैं क्योंकि अपन लोग देवनागरी वर्णमाला को पढ़ते हैं, इसलिए देवनागरी लिपि पढ़ते हैं, इसलिए देवनागरी वर्ण मानेंगे। देवनागरी वर्णमाला में कुछ कितने वर्ण हैं, इसमें है 52 यानी 52, और जबकि हिंदी वर्णमाला में 46 है। अगर पूछ लिया क्वेश्चन में जैसे हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं तो 46, जबकि देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं तो 52 बोलेंगे। इसलिए इसको छोड़ देंगे और इसको पढ़ेंगे। देवनागरी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन होते हैं। कुछ स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन होते हैं, जिनमें से व्यंजनों की जो संख्या होती है वो टोटल 11 होती है। व्यंजनों की जो कुल संख्या होती है वो 41 होती है, जबकि स्वरों की संख्या 11 होती है। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऋषि, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ ये होते हैं वर्णमाला वर्ण में, स्वरों में। जबकि दो अनुस्वर भी होते हैं, अनुस्वर और एक विसर्ग होता है। अनुस्वर होता है अंग और विसर्ग होता है आहा। दो व्यंजन हुए जो अनुस्वर हैं जो, जबकि जिसमें से कुछ उच्छिप्त होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं और ऊष्म व्यंजन भी होते हैं। तो आगे देखो, हम आगे दिखाता हूँ। जैसे कि स्वर ही देखो, स्वरों में कौन कौन से हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए ऐ ओ औ। तो टोटल कितने हो गए, 11। कितने हो गए स्वरों की संख्या, 11। जबकि कुछ व्यंजन देखो, व्यंजनों की संख्या जो अपन लोग पढ़ा होगा छोटे में, का, चा, टा, ता, पा, ये ऐसे व्यंजन है जो 25। टोटल कितने हैं, 25 व्यंजन हैं। तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। व्यंजनों की संख्या 25 है, जो का, चा, टा, ता, पा के रूप में, का, खा, घा, घा, ण, चा, छा, झा, झा, ण, टा, ठा, ढा, ढा, ण, ता, था, धा, धा, न, पा, फा, वा, भा और मा। ये 25 हो गए, व्यंजन संख्या 25 हो गए। अब इसमें से कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो उच्छिप्त हैं, ऊष्म हैं और अंतस्थ भी हैं। ये टोटल पूरे कितने होंगे, 41। तो उनमें से अनुस्वर है अंग और आहा, विसर्ग में आता है आहा, और अनुस्वर आता है अंग। अनुस्वर किस में आता है, अंग में। तो टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। ये कैसे हैं, व्यंजन हो गए। या, रा, ला, वा कैसे व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन है। छ, त्र, ज्ञ और श्री संयुक्त व्यंजन है। और सा, सा, हा कैसे व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म, अगर इनको पढ़ा जाए तो ऊष्मा निकलती है। अरे जैसे ऊष्मा निकलती है, सा ऊष्मा निकल रही है, सा सीटी, सा हा ऊष्मा निकलती है इनमें, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। रा और ड़ा, अगर इसको ऐसे ही लिख दिया तो ढा हो जाएगा, लेकिन ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिखते हैं तो दो और उच्छित व्यंजन हो जाते हैं। ड़ा, उच्छित यानी जीभ का जो भाग है वो मुड़ रहा है ना, तो अड़ा बोलते हैं इसको। तो कुल स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या देखें तो 2 हो गए अनुस्वर और विसर्ग। 25 हो गए जो व्यंजन आते हैं, का, चा, टा, काटा वर्ग में, तो 25 हो गए। और 14 हो गए जो या, छ, त्र, डा यानी अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उच्छित व्यंजन। तो टोटल कितने हो गए, 14। जबकि टोटल व्यंजनों की संख्या देखी जाए 41 है, और कुल वर्णों की संख्या देखी जाए तो 52 है। तो अब इसमें आगे है वर्णमाला के जो कौन सा व्यंजन था, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कैसे बनता है, संयुक्त व्यंजन जिनका निर्माण 2 वर्णों के मेल से हुआ हो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। छत्र है जो वो का आधा का और षटकोण वाले सा से बना है। और त्रा है जो त्रा त्रिशूल का, वो आधा ता और प्लस रा से बना है। ज्ञा ज्ञानी है जो वो आधा जा और प्लस आ से बना, आया। और ये स्रा है जो सीटी वाले सा प्लस रा से बना है। अब आगे देखो, कुछ ऐसे हैं जो कंठ से बोले जाते हैं। जैसे का वर्ग को कंठ से बोला जाता है, का, खा, घा, घा, णा। ता वर्ग को चा वर्ग को तालु से बोला जाता है, चा, छा, झा, झा, ण, चा। तालु, तालु में जो जीभ है, जो अपनी जीवा है वो तालु में टच होगी, इसलिए तालु से। मूर्धा को टा, मूर्धा को मूर्धा से इधर जी के आगे वाला भाग, मूर्धा, टा, ठा, ढा, 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 मूर्धम। दंत, ता, दंत से ता वर्ग को बोलेंगे, ता, था, धा, धा, ना। नहीं, दांत में थोड़ी जीभ का आगे का भाग दांतों में टच होगा। ओठ से बोलेंगे ओठ, पा, फा, भा, भा, मा। ओठ से आवाज निकलेगी और ओठ आपस में टच होंगे। और कुछ अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष भी होते हैं कुछ वर्ण। तो देखो कुछ वर्ण हैं, जैसे कुछ वर्ण अघोष,
इसका पहला और दूसरा जो पद है यानी वर्ण है पहले और दूसरे इस ऐसी लाइन में अघोष अघोष यानी कावर का चा टा ता पा ये कैसे हैं अघोष यानी पहला और दूसरा अघोष। जबकि सघोष कौन कौन से तीसरा चौथा पांचवा सघोष हो गया, ये सघोष हो गया आसान है यानी पहला और दूसरा कैसा हो गया अघोष हो गया और जबकि तीसरा चौथा पांचवा कैसा हो गया सघोष हो गया। अब दिक्कत कब आएगी अल्पप्राण और महाप्राण में, यानी दिक्कत जब आएगी अल्पप्राण और महाप्राण में। तो इनको करने का तरीका है यानी सम और विषम। अगर सम आएगा जैसे दो पे यानी ये 1 2 और ये 3 ये 4 है 1 5 है तो इनमें कुछ दिक्कत ही नहीं है। सम आएगा तो महाप्राण है इस लाइन में। ऐसे लाइन में देखेंगे जो सम और विषम अंक आएगा तो वो कैसा हो जाएगा महाप्राण। यानी अगर सम आएगी जो भी संख्या तो वो कैसे होगी महाप्राण होगी। यानी फा कैसा है महाप्राण, भा कैसा है महाप्राण। अल्पप्राण विषम संख्याओं को अल्पप्राण कहते हैं। इसमें अल्पप्राण में जैसे पहले पे क्या है पा, तीसरे पे क्या है भा, तीसरे पे वा और ऐसे पांचवें पे क्या है माँ। तो कैसे होगा जी अल्पप्राण वर्ण है। कैसे अल्पप्राण वर्ण है, इन्हीं को बोलते हैं नासिका, इन्हीं से नासिका को बोलते हैं। इसे नंजिका भी कहते हैं। नाक से बोले जाने वाले वर्ग हैं ये वर्ण। नासिका से बोलते हैं इनको। यानी नाक पे जोर मिलता है। यार अलावा अल्प प्राण है, यार अलावा अल्प प्राण है और कैसे हैं सघोष वर्ण है। जबकि सा अघोष महाप्राण है और इनमें हाहर भी हाहल होता है जो वो सघोष महाप्राण है। जबकि ये सा कैसे हैं अघोष हैं और जी ओनली एक वर्ण कैसा है सघोष और महाप्राण। जबकि णा इन्हें बोला तो मूर्धन से जाता है णा को और कैसे हैं णा है जो खाली णा ये है सघोष ढा जो है सघोष महाप्राण है। जबकि अणा है जो अणा ये कैसा है सघोष महाप्राण है दोनों महाप्राण। लेकिन अणा है जो ढाड़क्कन का अणा वो है सघोष, जबकि णा है डरलिया वाला ये कैसा है सघोष। तो यही अंतर है। आगे पढ़ेंगे हम संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम गंगा इस कैसे हैं नाम है। जैसे झांसी आदि। ठीक है। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं संज्ञा। वैसे तो देखा जाए तो 2 प्रकार की होती है संज्ञा। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, जैसे मान लो जाए कि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है संज्ञा। जैसे कि प्राचीन मान्यता के अनुसार और आधुनिक मान्यता के अनुसार। लेकिन अपन लोग पढ़ेंगे आधुनिक मान्यता के अनुसार। आधुनिक मान्यता के अनुसार होती है 5 प्रकार की। आधुनिक 2 प्रकार की होती है, प्राचीन और आधुनिक। आधुनिक 2 प्रकार अपन लोग पढ़ेंगे। आधुनिक, प्राचीन को नहीं पढ़ते हैं। आधुनिक में होता है पहला होता है जातिवाचक। दूसरा होता है व्यक्तिवाचक। तीसरा होता है व्यक्तिवाचक के बाद तीसरा होता है भाववाचक। और चौथा होता है अपना समूहवाचक।
चौथा अपनी होती कौन सी, समूहवाचक संज्ञा, और पांचवी होती है अपनी द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर अब अपन लोगों को पढ़ा जाए तो जैसे कि इस पढ़ा जाए, देखो संज्ञा में जाति के नाम आते हैं, जाति के नाम जैसे गंगा, गंगा सॉरी ये नहीं, व्यक्तिवाचक हो गई। जाति में आ गया जैसे पहाड़, पहाड़ आगे कैसा है, पहाड़ एक जातिवाचक संज्ञा है। नदी, नदी भी एक जातिवाचक संज्ञा है, यानी जाति का बोध कराए। जो संज्ञा किसी एक प्रकार की जाति की बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में व्यक्तिवाचक, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लड़का, लड़का एक क्या है, लड़का एक नाम हो गया, लड़का क्या हो गया, एक नाम, कैसा, व्यक्तिवाचक, व्यक्ति का नाम। लड़की, लड़की क्या है इसमें, लड़की जाति व्यक्ति, किसी लड़की को ही तो कहेंगे। और राधा, राधा क्या है, एक नाम है, तो राधा भी क्या है, एक व्यक्तिवाचक। भाववाचक में कहेंगे जिस किसी भाव गुण दशा, किसी गुण भाव दशा आदि का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि क्रोध, क्रोध क्या है, क्रोध हो गया। और क्रोध के बाद हो गया मिठास है, मिठास कैसा है, हैं? और अब ऐसी प्रकार समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध कराए, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का समूह का बोध कराए, जिस संज्ञा से किसी वस्तु या समूह का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि टीम, टीम क्या है, एक समूह है। इसी प्रकार सेना, सेना भी एक समूह है, ठीक है, समूह है, सेना भी एक समूह है। भीड़, भीड़ भी क्या है, एक समूह है। तो ये समूहवाचक संज्ञा के शब्द हैं। द्रव्यवाचक में जो संज्ञा किसी द्रव्य का बोध कराए, जो संज्ञा किसी द्रव्य का बोध कराए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि द्रव्य की बात करें तो तेल, दूध, दूध हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, ये कैसे हैं, द्रव्यवाचक हो गया। चांदी हो गया, द्रव्यवाचक हो गई। बस इतने ही थे, जो हो गए कंप्लीट हैं।